नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय सागर में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक छोटा सा गांव है जो प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है। चारों ओर हरे भरे खेत, घने पेड़ और शांत नदियां इसकी शांति का प्रतीक है। लेकिन हाल ही में इस गांव की खूबसूरती पर अंधकार छाने लगा है। हरियाली और ठंडी हवा की जगह अब उदासी और भय ने ले ली है। गांव का एक अजीब सा सन्नाटा गहरा हो गया है, जैसे हवा भी अब डर से कांप रही हो। पिछले कुछ महीनों में गांव के पुरुषों का रहस्यमय तरीके से गायब होना एक गंभीर समस्या बन गया है। इस रहस्यमय गायब होने की घटनाएं अब गांव के कोने कोने में चर्चा का विषय बन चुकी है। किसी के घर का बेटा, किसी का पति या किसी का भाई अचानक से बिना किसी सूचना के लापता हो जाता है। इन गायब होने की घटनाओं के कारण गांव वाले अनगिनत आशंकाओं और भय से जूझ रहे हैं। गांव वालों ने यह मान लिया है कि इन गायब होने की घटनाओं का एक ही कारण है, गांव के बाहर के जंगल में रहने वाली एक नागिन। उनका कहना है कि यह नागिन मोहिनी रूप में आती है और पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेती है। उसकी कहानियां सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता है और लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, मानो नागिन की चुभती नजरें अब उनके दरवाजों पर दस्तक देने वाली हों। राजेश एक युवा और साहसी व्यक्ति है जो गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक का सदस्य है। उसके पिता एक किसान है और उसकी मां एक गृहिणी। राजेश की एक छोटी बहन भी है जो अभी पढ़ाई कर रही है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राजेश हमेशा अपने परिवार की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। राजेश का एक बड़ा सपना था, अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छे दिनों की शुरुआत करना। लेकिन उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसके छोटे भाई रमेश अचानक गायब हो गया। रमेश के गायब होने के बाद राजेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अपने भाई के लापता होने के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी खोजबीन करने लगा। राजेश का दृढ़ निश्चय और उसकी तड़प अपने भाई को ढूंढने की इच्छा ने उसे गांव की चारदीवारी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास है कि रमेश को किसी ने जानबूझकर गायब किया है और वह इसे हर हाल में सुलझाना चाहता है। राजेश की आत्मसमर्पण और संघर्ष की भावना उसे हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। इस संकल्प के साथ राजेश ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे उसके साहस और हिम्मत का वास्तविक परख होगा। राजेश ने अपने भाई की खोज में गांव के बुजुर्गों और अन्य निवासियों से बातचीत शुरू की। उसने सबसे पहले गांव के वरिष्ठ और समझदार लोगों से संपर्क किया जो गहरी संवेदनशीलता और अनुभव के साथ उनकी समस्याओं का समाधान निकालते थे। बुजुर्गों ने उसे कई रहस्यमय घटनाओं की जानकारी दी जो गांव की शांति को भंग कर रही थी। जब राजेश ने इन बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने एक अजीब सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि गांव में हो रही घटनाओं का संबंध एक नागिन से है जो मोहिनी रूप में आती है और पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेती है। उनकी बातों में एक गंभीरता थी जो राजेश को इस रहस्य को समझने के लिए और अधिक प्रेरित करती थी। इसके बाद राजेश ने गांव के अन्य निवासियों से भी पूछा। कुछ लोगों ने नागिन के बारे में विस्तार से बताया, जबकि दूसरों ने केवल सुनी सुनाई बातें साझा की। कई लोग जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर का भी जिक्र करने लगे जो इस नागिन की पूजा का स्थल माना जाता था। राजेश ने तय किया कि वह इस प्राचीन मंदिर की खोज करेगा, जिससे उसे नागिन के बारे में और जानकारी मिल सके। गांव वालों के अनुसार मंदिर का स्थान गहन जंगल के भीतर था, जहां तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। यह मंदिर गांव के बाशिंदों के लिए एक रहस्यमय स्थल था और उसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं।
राजेश ने जंगल की ओर रवाना होने से पहले आवश्यक सामग्री जुटाई और सुसज्जित हो गया। जंगल में कदम रखते ही वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। हरे भरे वृक्षों और घने पौधों से घिरा यह जंगल प्राकृतिक सुंदरता से भरा था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी था। जंगल के अंदर राजेश ने देखा कि हर ओर हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, बेलें और झाड़ियां उसकी राह को और अधिक जटिल बना रही थीं। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती थी, जिससे एक रहस्यमय और अंधेरा माहौल बन गया था। पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर से आती गहन आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थीं। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसकी आंखें हर छोटे से छोटे संकेत को खोज रही थीं, जो उसे मंदिर की ओर ले जा सके। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली है। पेड़ों के झुरमुट, काई से ढके पत्थर और गहरी गुफाएं सभी उसे रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की गहराइयों में दाखिल होते ही राजेश ने अचानक महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। एक झाड़ी के पीछे उसने एक क्षण के लिए नागिन की रहस्यमयी झलक देखी। वह एक रहस्यमयी आकृति थी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। यह आकृति जल्द ही अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसके प्रभाव से राजेश का दिल बुरी तरह कांप रहा था। राजेश ने देखा कि झाड़ियों के बीच एक रास्ता खुलता है जो एक पुरानी और जर्जर सी इमारत की ओर जाता है। उसने समझा कि यही वह प्राचीन मंदिर हो सकता है जिसका गांव वालों ने जिक्र किया था। मंदिर की ओर बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि इस जगह की ऊर्जा और वातावरण कुछ अलग ही है। मंदिर के पास पहुंचते ही राजेश ने देखा कि यह एक पुराना और ध्वस्त हो चुका संरचना है जो जंगल के भीतर दब गया है। मंदिर के चारों ओर उगी हुई बेलें और पेड़ उसकी प्राचीनता को और अधिक स्पष्ट कर रहे थे। मंदिर की दीवारें खंडहर में बदल चुकी थीं और वहां जमा हुआ मलबा यह दर्शाता था कि यहां लंबे समय से कोई नहीं आया है। राजेश ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। मंदिर की दीवारों पर पुरानी चित्रकला और नक्काशी थी जो इस स्थान के पौराणिक महत्व को दर्शाती थी, लेकिन यह जगह पूरी तरह से खामोश और वीरान लग रही थी। मंदिर के भीतर घुसते ही राजेश को महसूस हुआ कि उसकी खोज अभी शुरू हुई है। मंदिर के अंदर गहरे अंधकार और रहस्यमयी मूर्तियां उसे और भी आश्चर्यचकित कर रही थीं। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वह एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय जगह पर पहुंच गया है जहां उसे नागिन के रहस्यों का सामना करना होगा। राजेश ने प्राचीन मंदिर के आंगन में कदम रखा और उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। मंदिर की दीवारों पर जमी धूल और मलबा इसका प्राचीन इतिहास बयां कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर की ओर बढ़ा, उसकी निगाहें एक रहस्यमयी आकृति पर पड़ी जो धीरे धीरे उभर रही थी। यह आकृति, जो कि एक नागिन का रूप धारण किए हुए थी, अपनी मोहकता से मंत्रमुग्ध करने वाली थी। नागिन का रूप मानव रूप में था, लेकिन उसमें एक खास रहस्यमय और आकर्षक आभा थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसकी त्वचा पर हल्की सी चमक थी। उसकी हंसी जैसे हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज में एक रहस्यमय मिठास थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने राजेश को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। उसने महसूस किया कि वह इस आकृति के सम्मोहन में बुरी तरह फंस चुका है। नागिन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और राजेश के सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक मृदुल मुस्कान थी और उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था। उसने राजेश से सौम्यता से कहा, तुम यहां कैसे आ गए? यह स्थान आम लोगों के लिए नहीं है। उसकी आवाज में एक खास जादुई प्रभाव था जो राजेश को और अधिक प्रभावित कर रहा था। राजेश ने नर्वस होते हुए कहा, मैं अपने भाई की खोज में यहां आया हूं। लोगों ने बताया कि तुम्हारे बारे में बहुत सी कहानियां हैं। उसकी आवाज में चिंता और डर का मिश्रण था, लेकिन नागिन की मोहकता ने उसे और भी असहज बना दिया। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाई का कहीं यहां कोई निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं।
उसकी बातों में एक गहरी संवेदना और मोहकता थी जो राजेश के दिल को छू गई। नागिन के आकर्षण और रहस्यमय आभा ने राजेश को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। मंदिर की पुरानी और रहस्यमय धरोहर के बीच, दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरा संवाद और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा। नागिन की बातों में एक अनोखा जादू था जिसने राजेश को खुद से जोड़ दिया। राजेश ने नागिन से मिलते समय महसूस किया कि वह उसके शब्दों और भावनाओं में खोया हुआ है। उनकी मुलाकातें अक्सर होती रहीं और प्रत्येक बार नागिन की उपस्थिति में राजेश को एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास होता था। दोनों के बीच की बातचीत गहरी और अर्थपूर्ण होती जा रही थी, जिसमें राजेश अपने दिल की बातें नागिन से साझा करता था। नागिन ने राजेश को अपनी मोहकता और समझदारी से प्रभावित किया। वह उसे पुरानी कहानियां सुनाती और उसकी आंखों में एक विशेष चमक होती जिससे राजेश को एक अद्भुत एहसास होता। उसकी बातें राजेश को अपने सपनों और ख्वाबों की ओर ले जाती थी, जैसे उसकी सारी चिंताएं और समस्याएं दूर हो जाती थी। एक रात राजेश और नागिन के बीच एक निजी मुलाकात हुई जो बहुत खास थी। मंदिर के अंदर की गहरी खंडहरों में, जहां केवल चांद की मंद रोशनी चमक रही थी, दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल बना। नागिन ने राजेश को अपने करीब आने के लिए आमंत्रित किया और उसकी आवाज में एक विशेष आकर्षण था। राजेश ने धीरे धीरे नागिन के पास कदम बढ़ाया। उसकी नजदीकी से राजेश ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं और उसकी सांसें भी तेज हो रही हैं। नागिन ने धीरे से राजेश के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे साथ यहां बिताए गए ये पल मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारा साथ मुझे बहुत सुकून और खुशी देता है। राजेश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा नागिन के शब्दों में खो गई है। दोनों के बीच बढ़ती निकटता ने एक नई ऊर्जा और भावना को जन्म दिया। हर मुलाकात के साथ राजेश और नागिन के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। उनकी बातचीत के दौरान राजेश ने नागिन के साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए और नागिन ने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों से सुने और समझे। जैसे जैसे राजेश और नागिन के बीच का संबंध बढ़ता गया, राजेश ने महसूस किया कि वह नागिन की मोहकता में पूरी तरह से फंस चुका है। उसकी आंखों की चमक, उसकी बातें और उसका स्पर्श सभी ने राजेश के दिल को छू लिया। नागिन का व्यक्तित्व उसे एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था, जहां उसे केवल प्रेम और मोहकता का एहसास हो रहा था। राजेश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। नागिन के मोह में फंसते हुए उसने अपनी पूरी दुनिया को बदलते देखा। उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी भावनाएं सभी नागिन के इर्द गिर्द घूमने लगी। राजेश ने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया अब नागिन के इर्द गिर्द घूम रही है और उसके बिना कुछ भी अधूरा लग रहा है। नागिन की मोहकता और आकर्षण ने राजेश को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया था। उसकी छवि, उसकी बातें और उसकी उपस्थिति ने राजेश के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया था, जिससे वह खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करने लगा। उसकी आत्मा ने नागिन के प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया और अब उसकी जिंदगी का हर पहलू नागिन के मोह से भर गया था। राजेश के लिए रात की नींद अब एक डरावनी यात्रा बन गई थी। जब भी वह सोता, उसकी आंखों के सामने नागिन की एक अदृश्य छाया उभर आती। वह सपनों में एक रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाता, जहां नागिन उसे अलग अलग परिस्थितियों में बुलाती और डराती। ये सपने इतनी सजीवता से भरे हुए थे कि वास्तविकता और स्वप्न के बीच का अंतर मिट जाता था। एक सपने में राजेश ने देखा कि वह एक गहरे अंधकार वाले गुफा में है, जहां नागिन की भयानक हंसी गूंज रही है। गुफा की दीवारें जैसे पसीने से तर थीं और हर जगह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। नागिन ने उसे चारों ओर से घेर रखा था और उसकी आंखें एक अजीब चमक से भर गई थीं। वह अपनी मोहक आवाज में राजेश को अपनी ओर खींचती, लेकिन जैसे ही वह करीब जाने की कोशिश करता, गुफा का वातावरण और भी भयानक हो जाता। दूसरे सपने में राजेश ने खुद को एक गहरे और घने जंगल में पाया, जहां चारों ओर नागिन की साया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उसे अपने पास बुला रही थी। जैसे ही राजेश ने कदम बढ़ाया, जंगल की झाड़ियों में से डरावनी आवाजें आने लगीं और एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। नागिन की चमकदार आंखें उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती और वह हर बार बेताब हो उठता
राजेश के ये सपने उसे रात को चैन से सोने नहीं देते थे। हर सुबह उसकी आंखें थकी और उसकी मानसिक स्थिति अत्यधिक बिगड़ी हुई होती थी। उसे अब दिन में भी ये सपने याद आते थे और उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे अस्थिर हो रही थी। रात की नींद के बाद उसकी मानसिकता में एक अजीब सी बेचैनी और थकावट समा जाती थी, जिससे उसके दैनिक जीवन में बाधा आने लगी। नागिन का सम्मोहन राजेश की जिंदगी में एक गहरी छाप छोड़ रहा था। उसकी शक्तियां और उसका आकर्षण राजेश को पूरी तरह से अपनी ओर खींचते जा रहे थे। वह उसे अपनी मोहकता से इतना प्रभावित कर देती थी कि राजेश खुद को पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में महसूस करने लगा। एक शाम जब राजेश मंदिर में अकेला था, नागिन ने अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। उसने अपने शरीर की चमक को और भी अधिक बढ़ा दिया और अपनी आवाज को एक अनूठी मिठास से भर दिया। नागिन ने धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूं। उसकी आवाज में एक सम्मोहन था जिससे राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। नागिन ने अपने हाथ की नोक से राजेश की त्वचा को छूते हुए उसकी आत्मा को छू लिया। उसकी छुअन एक अजीब सी ठंडक और उत्तेजना का एहसास करा रही थी, जिससे राजेश का हर अंग सिहर उठता था। नागिन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश को अपनी ओर और अधिक खींच लिया। उसके जादू ने राजेश को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया और उसने महसूस किया कि वह अपनी पूरी दुनिया को भूलकर केवल नागिन के आसपास ही घूम रहा है। राजेश का अपने परिवार और दोस्तों से दूर होना उसकी मानसिक स्थिति को और भी बिगाड़ रहा था। वह अब धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन से कटने लगा था। उसके परिवार और दोस्तों ने उसकी इस बदलती स्थिति को महसूस किया और उसकी चिंता की, लेकिन राजेश खुद को नागिन के सम्मोहन से मुक्त नहीं कर पा रहा था। नागिन के प्रलोभन ने उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। वह अब अपने परिवार की यादों को भी भुला रहा था और उसकी सोच केवल नागिन के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसे अपने परिवार और दोस्तों की यादें अब धुंधली लगने लगी थीं और उसकी पूरी दुनिया अब केवल नागिन के जादू में समा चुकी थी। हर दिन और हर रात नागिन के प्रलोभन ने राजेश को और भी अधिक गहराई में धकेल दिया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वह पूरी तरह से नागिन के मोह में फंस चुका था। राजेश का आत्मविश्वास और उसका मानसिक स्थिरता पूरी तरह से नागिन की गिरफ्त में आ गया था। उसकी जिंदगी का हर पहलू अब नागिन के इर्द गिर्द घूम रहा था और उसने महसूस किया कि वह अब एक नई और अजीब दुनिया का हिस्सा बन चुका है, जहां उसकी खुद की पहचान खो चुकी है। राजेश ने धीरे धीरे मंदिर की गहराई में छिपे रहस्यों की खोज शुरू की। उसकी आंखों के सामने मंदिर के पुरातात्विक रहस्यों की परतें खुल रही थीं और वह समझने लगा था कि यहां कुछ अजीब और खतरनाक छिपा हुआ है। मंदिर के भीतर उसे कई पुरानी पुस्तिकाएं और धार्मिक ग्रंथ मिले, जिनमें से कुछ पन्ने रहस्यमय प्रतीकों से भरे हुए थे। उसने देखा कि ये प्रतीक नागिन की पूजा और उसके वश में रखने की विधियां दर्शाते थे। एक दिन मंदिर की गहरी खोज में राजेश ने एक पुराना संदूक पाया। संदूक को खोलते ही उसे एक अद्भुत वस्तु मिली, एक पुराना और जर्जर कागज पर उकेरे गए चित्र जो नागिन के रहस्यमय और खतरनाक स्वरूप को दिखा रहे थे। चित्र में नागिन को सांपों से ढका हुआ दिखाया गया था और उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। यह देखकर राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि नागिन की असली पहचान अब स्पष्ट होने लगी है। राजेश ने इस खुलासे के बाद अपने मन में खलबली मच गई। उसे समझ में आ गया कि नागिन की मोहकता और आकर्षण केवल एक छलावा था। उसने अब ठान लिया कि वह नागिन के असली स्वरूप को देखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी मंदिर को आच्छादित कर रही थी, नागिन ने राजेश को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में एक आकर्षण और जादू था जिसने राजेश को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही राजेश नागिन के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी छवि पहले से कहीं अधिक भयावह हो रही थी। नागिन ने धीरे धीरे अपने मानवीय रूप से बाहर निकलते हुए अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उसका शरीर धीरे धीरे सांपों से ढक गया और उसकी आंखों में एक गहरा अंधकार छा गया। उसका शरीर
रबर के जैसे लचीला था और उसमें खौफनाक ढंग से लहराते सांप थे। उसकी उपस्थिति ने राजेश को बुरी तरह से भयभीत कर दिया और उसने महसूस किया कि वह अब एक खतरनाक और मांसल जीव के सामने खड़ा है। नागिन ने राजेश को एक गुफा में ले जाने का निर्णय लिया, जहां उसने गायब हुए पुरुषों के हड्डियों का ढेर देखा। गुफा का प्रवेश अंधकारमय और भयानक था और हर कदम पर राजेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, राजेश ने देखा कि गुफा की दीवारों पर खून के धब्बे और हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। गुफा में घुसते ही राजेश की आंखों के सामने अजीब और भयानक दृश्य उभरने लगे। वहां हड्डियों का ढेर था, जिसमें से कुछ हड्डियां पूरी तरह से कंकाल के रूप में बदल चुकी थीं। इस दृश्य ने राजेश के दिल को छू लिया और उसके मन में एक गहरी चिंता समा गई। नागिन ने उसे दिखाया कि इन हड्डियों का संबंध उन पुरुषों से था जो उसकी जादुई जाल में फंस गए थे। नागिन ने धीरे धीरे राजेश को बताया कि उसकी भयावहता की कहानी क्या है। उसने कहा कि वह एक शक्तिशाली और शापित नागिन है जो मोहिनी रूप में आती है ताकि वह पुरुषों को अपने जाल में फंसा सके। ये पुरुष उसकी अमरता की खोज में आते हैं और अंततः उनकी हड्डियां गुफा में जमा हो जाती हैं। नागिन ने खुलासा किया कि उसकी शक्ति और सुंदरता केवल एक छलावा है जो उसके असली उद्देश्य को छुपाने के लिए प्रयोग की जाती है। उसकी सुंदरता का उपयोग करके वह पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनकी आत्माओं को शाश्वत यातना में डाल देती है। गुफा में सहेजे गए हड्डियां उन आत्माओं के प्रतीक हैं जिन्होंने नागिन की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए थे। राजेश की आंखों के सामने सच्चाई का पर्दा धीरे धीरे खुलता गया। उसने समझा कि नागिन का प्रलोभन और मोहकता केवल एक खतरनाक खेल था जिसका अंत अब उसकी मौत के रूप में सामने खड़ा था। उसकी स्थिति अब इतनी विकट हो चुकी थी कि उसे खुद को बचाने के लिए तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। नागिन के असली स्वरूप का खुलासा और गुफा में देखी गई हड्डियों ने राजेश के दिल में गहरा आतंक पैदा कर दिया था। उसे अब पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि उसकी स्थिति कितनी खतरनाक है। नागिन का सम्मोहन और जादू उसके मन में गहरे समा चुके थे, लेकिन अब वह अपने आत्मसंरक्षण के लिए एक अंतिम प्रयास करने का संकल्प ले चुका था। राजेश ने तय किया कि वह नागिन के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया। वह खुद को याद दिलाता रहा कि उसे केवल अपनी जान की नहीं बल्कि गांव की सुरक्षा की भी चिंता करनी है। उसने सोचा कि उसे नागिन के प्रभाव को समझने और उसके प्रलोभनों से बचने के लिए अपनी समझदारी का प्रयोग करना होगा। नागिन ने अपने मोहक और सम्मोहित करने वाले रूप को बनाए रखा। वह राजेश को लगातार अपने पास बुलाती, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती। उसकी हर बात, उसकी हर हंसी और उसकी हर छुअन राजेश को और अधिक प्रभावित कर रही थी। लेकिन राजेश ने ठान लिया था कि वह इस बार नागिन के जाल में नहीं फंसेगा। उसने अपने दिल की धड़कनें नियंत्रित करने का प्रयास किया और अपने दिमाग को एकाग्र करने की कोशिश की। राजेश ने नागिन के नजदीकी में आकर भी उसकी बातों और इशारों को अनसुना किया। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ध्यान और ध्यान की विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को एक थानी हुई दिशा की ओर ले जाना होगा ताकि वह नागिन के प्रलोभनों से बच सके। राजेश ने नागिन की कमजोरियों और उसके जाल के बारे में जितना अधिक जानकारी प्राप्त की, उसने उतना ही अधिक संघर्ष किया। उसने समझा कि नागिन की शक्ति केवल उसके सम्मोहन में है और उसे हराने के लिए उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत होना पड़ेगा। राजेश का संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया था। उसने देखा कि नागिन का जादू और सम्मोहन उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहता है, लेकिन उसके पास अब अंतिम निर्णय का क्षण आ गया था जिससे न केवल उसकी किस्मत बल्कि गांव की भविष्यवाणी भी तय होनी थी। राजेश ने सोचा कि उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए एक अंतिम निर्णय लेना होगा। उसने महसूस किया कि नागिन के जाल से बचना और उसे रोकना उसकी प्राथमिकता बन गई थी, लेकिन वह जानता था कि इसका मतलब यह था कि उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। एक रात
जब नागिन ने अपने मोहक रूप में राजेश को बुलाया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, राजेश ने अपने भीतर की शक्ति को जगाने का निर्णय लिया। उसने नागिन को स्पष्ट रूप से कहा, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकता। मुझे पता है कि तुम कितनी खतरनाक हो, लेकिन मैं अपने परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहूंगा। राजेश ने अपने निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए एक योजना बनाई। उसने गुफा से लौटते समय गांव के लोगों को सावधान करने का विचार किया ताकि वे भी नागिन के खतरों से अवगत हो सकें। उसने सोचा कि अगर वह खुद को और गांव को सुरक्षित कर सके तो यह सबसे अच्छा होगा। राजेश ने नागिन के खिलाफ अपनी रणनीति को लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और अपने आप को उस स्थिति में रखने का प्रयास किया जिसमें वह अपनी आत्मा और शरीर को नियंत्रित कर सके। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागरूक किया और नागिन के प्रलोभनों का मुकाबला करने की पूरी तैयारी की। नागिन ने राजेश की इस स्थिरता को देखकर गुस्से में आ गई। उसने राजेश पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन राजेश ने अपनी मानसिक दृढ़ता और समझदारी का उपयोग करते हुए अपनी स्थिति को स्थिर रखा। उसने नागिन के हमलों को अस्वीकार किया और खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। राजेश ने नागिन की शक्ति को चुनौती दी और उसके जादू को मात देने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि उसका समय आ गया है कि वह नागिन के प्रभाव से बाहर निकल सके और एक नया जीवन जी सके। इस संघर्ष में उसने अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत का पूरा उपयोग किया और अंततः नागिन के जाल से बाहर निकलने का रास्ता पाया। राजेश ने निर्णय लिया कि वह न केवल खुद को बल्कि गांव को भी बचाएगा। उसने नागिन के जाल से बचने के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत और समझदारी का उपयोग किया। उसने अपने अंतिम निर्णय को अंजाम दिया और नागिन के खिलाफ खड़ा हो गया, जिससे गांव की किस्मत तय होनी थी। राजेश के साहसिक निर्णय ने गांव की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। नागिन के जाल से बाहर निकलने और उसकी शक्ति को चुनौती देने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने राहत की सांस ली और गांव की सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ। राजेश की बहादुरी और समझदारी ने गांव को एक भयावह खतरे से उबार लिया और एक नई शुरुआत की दिशा दी। गांव में अब शांति और सौहार्द का माहौल था। लोग रात को निश्चिंत होकर सोने लगे और पहले की तरह अपने जीवन में व्यस्त हो गए। नागिन की कहानी अब केवल एक भयावह किंवदंती बन गई थी, जिसे लोग डरावनी कहानियों में सुनाते थे। उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था और गांव की जीवनधारा फिर से सामान्य हो गई थी। नागिन की कथा का अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। उसके असली स्वरूप का खुलासा और उसके दुष्प्रभावों का अंत होने के बाद उसका आतंक और भय अब गांव से मिट चुका था। नागिन के जाल और उसकी मोहकता की कहानियां अब इतिहास का हिस्सा बन गई थीं। लोगों ने समझ लिया कि वह एक खतरनाक शक्ति थी जिसे राजेश की बहादुरी और सूझबूझ से हराया गया। नागिन की शक्ति का समाप्त होना केवल एक खतरनाक साजिश का अंत नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद और पुनर्निर्माण की शुरुआत भी थी। गांव में एक नई आशा का संचार हुआ और लोग अपनी खोई हुई शांति को फिर से प्राप्त करने लगे। राजेश ने अपने अनुभवों से महत्वपूर्ण सबक सीखे। उसने समझा कि साहस और समझदारी से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। नागिन की कहानी के साथ उसकी लड़ाई ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। उसने जाना कि अपनी शक्ति और दृढ़ता को जानना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। राजेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए गांव में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया, जहां उसने सबको अपने संघर्ष और सीखों के बारे में बताया। लोगों ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसकी बहादुरी की सराहना की। यह अवसर राजेश के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था और उसने अपने जीवन को फिर से एक सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लिया। गांव के लोग भी अब एक नई आशा और प्रेरणा के साथ जीवन जीने लगे। उन्होंने राजेश के अनुभवों से सीखा कि किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। गांव का हर व्यक्ति अब अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर था।
और राजेश की बहादुरी की कहानी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। राजेश ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, जो उसकी कठिनाइयों और संघर्षों से परे एक नई दिशा में अग्रसर हो रही थी। उसने गांव की भलाई के लिए अपनी भूमिका निभाई और एक नया अध्याय लिखा, जिसमें न केवल उसकी व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि एक पूरी समुदाय की सुरक्षा और विकास भी शामिल था। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। कहानी एक सुदूर गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित है। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहां दिन के समय चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण होता है। यहां की सुबह कोहरे से ढकी होती है और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें पूरे गांव में गूंजती हैं। लेकिन जब सूरज ढलने लगता है और चांदनी रातें आती हैं, तो इस गांव का पूरा माहौल बदल जाता है। गांव के लोग चांदनी रातों से खौफ खाते हैं। उन्हें पता है कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो रात के अंधेरों में जाग उठता है। इस गांव के लोगों के बीच एक अजीब सा डर बसा हुआ है। वे चांदनी रातों में बाहर निकलने से बचते हैं, और जब कोई चांदनी रात होती है तो लोग जल्दी से अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांदनी रातों में एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जिसे गांव वाले पिशाचिनी के नाम से जानते हैं। पिशाचिनी की सुंदरता इतनी मोहक होती है कि जो कोई भी उसे देख लेता है वह उसके आकर्षण में बंध जाता है और उसका शिकार बन जाता है। लेकिन पिशाचिनी केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी जानलेवा प्रवृत्ति के लिए भी जानी जाती है। गांव के बाहरी क्षेत्र में एक अजनबी व्यक्ति का आगमन होता है। उसका नाम है विवेक। विवेक एक रहस्यमयी और अकेला व्यक्ति है, जिसने अपने अतीत से भागकर इस गांव में शांति और एक नई जिंदगी की तलाश में कदम रखा है। वह एक साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गांव के लोगों की संदेहास्पद निगाहें उसे असहज करती हैं। गांव वालों के बीच विवेक के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग उसे एक भाग्यहीन व्यक्ति मानते हैं, जो अपने दुखद अतीत से छुटकारा पाने के लिए गांव में आया है, जबकि कुछ लोग उसे एक संदिग्ध व्यक्ति मानते हैं, जो किसी खतरनाक मकसद से यहां आया है। हालांकि कोई भी उसके अतीत के बारे में सही नहीं जानता। गांव के लोग उसे बाहरी समझकर उससे दूरी बनाए रखते हैं और उसे अपने किसी भी रहस्य में शामिल नहीं करते। विवेक गांव की इस अजीबोगरीब स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि गांव के लोग किसी गहरे भय में जी रहे हैं, लेकिन कोई भी उससे सीधे कुछ कहने से कतराता है। विवेक के लिए यह गांव एक नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन वह इस गांव की अदृश्य दीवारों को महसूस करने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विवेक का गांव के जीवन से परिचय होता है। उसे पता चलता है कि गांव वाले चांदनी रातों से बेहद डरते हैं। चांदनी रातों में पिशाचिनी का प्रकट होना गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। पिशाचिनी की कहानियां विवेक को जिज्ञासु बनाती हैं। वह इस मोहक और रहस्यमयी स्त्री के बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। गांव वाले विवेक को चेतावनी देते हैं कि वह चांदनी रातों में बाहर न निकले, लेकिन विवेक इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता। वह इसे महज एक अंधविश्वास मानता है और इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आता है कि इस गांव के रहस्य उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक गहरे और भयावह हैं। विवेक अपने अतीत की उलझनों से दूर भागते हुए एक छोटे और शांत गांव में पहुंचा। यह गांव उस समय बेहद शांतिपूर्ण लग रहा था और विवेक ने महसूस किया कि यही वह जगह है जहां वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। उसने गांव के एक पुराने परित्यक्त से दिखने वाले घर में रहने का फैसला किया। घर काफी पुराना था, लेकिन उसकी खामोशी और गांव की शांति विवेक के बेचैन मन को कुछ सुकून देने लगी। उसे यहां वह शांति महसूस हो रही थी जिसकी उसे तलाश थी। पहले कुछ दिनों तक विवेक ने गांव और आसपास के इलाकों का दौरा किया। गांव वाले उसे देखकर थोड़ा असहज थे, लेकिन विवेक ने इसे एक सामान्य प्रतिक्रिया समझा, क्योंकि वह यहां बाहरी व्यक्ति था। उसने सोचा कि समय के साथ वे उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में विवेक को गांव में कुछ अजीब महसूस होने लगा। गांव का वातावरण दिन में शांत और सुंदर होता था, लेकिन जैसे ही रात होती,
एक अनकहा डर और असहजता फैलने लगती। लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता। विवेक ने देखा कि गांव वाले सूर्यास्त के बाद जल्दी जल्दी अपने घरों में लौटने लगते थे। एक शाम जब वह गांव के एक छोटे से चाय की दुकान पर बैठा था, कुछ वृद्ध गांव वाले उसके पास आए और उससे बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान उन्होंने विवेक को गांव की एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी एक पिशाचिनी के बारे में थी जो चांदनी रातों में प्रकट होती थी। गांव के लोग इस पिशाचिनी से बेहद डरते थे क्योंकि उसकी सुंदरता और मोहकता उसके शिकार को अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी। वह अपने शिकार को पूरी तरह से वश में कर लेती थी और फिर उनका अंत कर देती थी। गांव वाले उसे यह भी बताते हैं कि पिछले कई वर्षों में इस पिशाचिनी के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। विवेक ने इस कहानी को एक अंधविश्वास के रूप में लिया। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि एक स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, इस तरह का खौफ पैदा कर सकती है। उसे यह सब महज एक गांव की लोक कथा लगी जो समय के साथ डरावनी कहानियों में बदल गई थी। विवेक ने गांव वालों की बातों को हंसी में टाल दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि वह किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। गांव वाले उसकी बेपरवाही से चिंतित हो गए और उसे चांदनी रातों में बाहर न निकलने की चेतावनी दी। उन्होंने उसे बार बार आगाह किया कि इस गांव में चांदनी रातों का विशेष महत्व है और उन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन विवेक ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ पुरानी और बेबुनियाद बातें थीं जिनका कोई आधार नहीं था। विवेक का मानना था कि वह अपने जीवन के उन दिनों से निकल आया है जब उसे अंधविश्वासों और डर के कारण कोई निर्णय लेना पड़ता था। अब वह एक नया जीवन जीने आया था जहां डर और भ्रम की कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस रहस्य को नजरअंदाज कर रहा है वह वास्तव में उसके जीवन के सबसे भयावह और अकल्पनीय अनुभवों की शुरुआत का संकेत था। चांदनी रात का आगमन हुआ और उस शाम की शांति में कुछ अलग सा आकर्षण था। आकाश में चांद अपनी पूरी खूबसूरती से चमक रहा था। उसकी चांदनी पूरे गांव को अपने प्रकाश में नहला रही थी। विवेक, जो आमतौर पर रात को जल्दी सोने की आदत रखता था, उस रात को अचानक घर से बाहर निकल आया। गांव की खामोशी और चांदनी की सुंदरता उसे अपने घर से बाहर खींच लाई। उसने सोचा कि इस चांदनी रात में टहलना एक अच्छा विचार होगा। वह धीरे धीरे अपने घर के आसपास टहलने लगा। हवा में ठंडक थी, लेकिन यह उसके लिए आरामदायक थी। गांव की गलियां और पगडंडियां चांदनी से चमक रही थीं और विवेक उस वातावरण में खो सा गया। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। यह एक स्त्री की आकृति थी जो बेहद सुंदर थी। चांदनी की रोशनी में वह स्त्री जैसे किसी दिव्य देवता की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती अवर्णनीय थी और विवेक उसकी ओर खींचा चला गया। उसकी आंखें उस स्त्री पर टिकी रहीं और वह उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जब वह उसके करीब पहुंचा तो वह स्त्री धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगी। विवेक को लगा कि यह सब एक भ्रम था, एक चांदनी रात का जादू। उसने अपने मन को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना थी, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह स्त्री की सुंदरता और रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उस रात विवेक ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वह स्त्री की छवि उसके मन में बार बार आ रही थी। उसकी खूबसूरती, उसकी मोहकता और उसके पीछे का रहस्य उसे विचलित कर रहे थे। वह जानता था कि उसे इस तरह के भ्रम से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी वह उस स्त्री के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन विवेक ने गांव वालों से उस स्त्री के बारे में पूछने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि क्या सचमुच गांव में कोई ऐसी स्त्री है या यह बस एक कहानी है। लेकिन गांव वाले उसे देखकर बस मुस्कुराए और उसे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने उसकी बातों को टाल दिया और उसे यह एहसास हुआ कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो उसे बाहरियों से छिपाया जा रहा है। विवेक की जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसने सोचा कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। उसे नहीं पता था कि यह रहस्य कितना गहरा और खतरनाक हो सकता है। पिशाचिनी की सुंदरता और उसका रहस्य उसे लगातार अपनी ओर खींच रहे थे। उस चांदनी रात ने विवेक के जीवन को बदल दिया था।
वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था। उसके दिल में पिशाचिनी के प्रति आकर्षण जागृत हो गया था और वह इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि इस राह में उसे क्या क्या सहना पड़ेगा, लेकिन वह तैयार था। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और आकर्षण उसे इस राह पर ले जाने के लिए काफी थे। वह पिशाचिनी के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था और इस चांदनी रात ने उसे एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया था। दूसरी चांदनी रात की चांदनी अब पहले से भी अधिक चमकदार और मोहक लग रही थी। गांव के अंधेरे कोनों में एक बार फिर से वह रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई, जिसका नाम अब विवेक के दिल में गहरे स्थान पर अंकित हो चुका था। इस बार विवेक उस स्त्री की ओर खींचा चला गया और उसने महसूस किया कि यह उसकी दूसरी मुलाकात का समय है। जैसे ही वह चांदनी रात की ठंडी हवा में चल रहा था, उसने देखा कि पिशाचिनी उसी जगह पर थी जहां उसने पहली बार उसे देखा था। उसकी सुंदरता की चमक चांदनी के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। पिशाचिनी ने विवेक को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका हंसमुख चेहरा जैसे विवेक को आमंत्रित कर रहा था। विवेक ने देखा कि पिशाचिनी पहले से अधिक नजदीक आ रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पिशाचिनी से संपर्क करने की हिम्मत जुटाई और उसके साथ बातचीत शुरू की। उनके संवाद में एक विशेष प्रकार की गर्मी और आकर्षण था। पिशाचिनी की आवाज में एक मधुरता थी जो विवेक को सम्मोहित कर रही थी। पिशाचिनी ने विवेक के साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की। उसने उसे जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में चलने का निमंत्रण दिया। विवेक ने सोचा कि यह एक अद्वितीय अवसर है और वह उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सका, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा संकोच भी था। वह इस विचार से डरा हुआ था कि कहीं पिशाचिनी का आकर्षण उसे किसी खतरनाक स्थिति में न डाल दे। पिशाचिनी ने विवेक के संकोच को भांप लिया और उसके करीब आ गई। उसने अपने हाथ से विवेक का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच में रखा। उसके स्पर्श ने विवेक को एक अनोखी अनुभूति दी और वह पूरी तरह से उसकी पकड़ में आ गया। उसकी आंखों में एक तरह का जादू था जो विवेक को और अधिक आकर्षित कर रहा था। विवेक ने पिशाचिनी के साथ जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता भी थी। वह जानता था कि वह एक अज्ञात खतरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कामुकता और आकर्षण ने उसे इस यात्रा के लिए तैयार कर दिया। पिशाचिनी ने उसे जंगल के भीतर एक खूबसूरत और शांत जगह पर ले जाकर बैठाया। वहां का वातावरण मंत्रमुग्ध करने वाला था, लेकिन विवेक के मन में भय की एक लहर भी दौड़ रही थी। पिशाचिनी ने विवेक के साथ गहरी और अंतरंग बातचीत की। उसकी बातें और उसका स्पर्श विवेक को और अधिक सम्मोहित कर रहे थे। वह महसूस करने लगा कि यह स्त्री केवल उसकी कल्पना से परे है, बल्कि एक जादुई और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है। विवेक ने पिशाचिनी की बातों और उसके आकर्षण को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में एक भय भी बना रहा। उस रात ने विवेक की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। उसने पिशाचिनी के साथ अपने संबंध को गहराई से महसूस किया, लेकिन उसकी चेतना उसे सतर्क कर रही थी। वह जानता था कि वह इस यात्रा में केवल अपनी इच्छाओं का पालन नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहा है जिसकी गहराई और खतरनाक परिणाम वह अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। विवेक के बदलते व्यवहार ने गांव वालों को चिंतित कर दिया था। उन्होंने देखा कि वह चांदनी रातों में घर से बाहर निकलने लगा था और पिशाचिनी के साथ समय बिताने लगा था। गांव में अफवाहें तेज हो गईं और लोगों ने विवेक से खुलकर बात की। वे अब भी उसकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे और उसे फिर से चेतावनी देने का निर्णय लिया। गांव वालों ने विवेक को एक बार फिर से पिशाचिनी के बारे में गंभीरता से चेतावनी दी। उन्होंने उसे उस स्त्री के शिकारों की कहानियां सुनाई जिनकी मौतें रहस्यमय और डरावनी परिस्थितियों में हुई थीं। वे बताते हैं कि पिछले कई सालों में कई लोग पिशाचिनी की खूबसूरती और मोहकता के प्रभाव में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव वालों ने उसे बताया कि पिशाचिनी का आकर्षण केवल एक छलावा है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है और इसके बाद वे उसकी शिकार बन जाते हैं। विवेक ने इन कहानियों को एक बार फिर से सुना।
लेकिन इस बार उसे उनका महत्व समझने में देर नहीं लगी। उसके भीतर पिशाचिनी के प्रति गहरा आकर्षण और मोहब्बत के बावजूद उसे अब एहसास होने लगा था कि उसके जीवन में एक खतरनाक मोड़ आ चुका है। इसके अलावा विवेक के सपनों में भी पिशाचिनी आने लगी थी। उसकी चांदनी रात की मोहक छवि और रहस्यमय बातें उसके सपनों को भर देती थीं। पिशाचिनी की छवि सपनों में और भी सजीव और प्रभावशाली हो जाती थी। वह उसके करीब आती, उसकी आंखों में गहराई से देखती और उसके कानों में फुसफुसाती। धीरे धीरे विवेक ने समझना शुरू कर दिया कि पिशाचिनी केवल एक सुंदर स्त्री नहीं है। पिशाचिनी उसे अपनी असली पहचान के संकेत देती थी। उसके सपनों में वह खुद को एक अभिशप्त आत्मा के रूप में प्रकट करती, जो अपने शिकार को अपनी ओर खींचती है और फिर उसे सजा देती है। वह बताती कि उसकी खूबसूरती और आकर्षण एक दुष्ट जादू का हिस्सा है, जो उसे सदियों से इस अभिशाप का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इन संकेतों के साथ विवेक का दिल डर और संकोच से भर गया। उसने महसूस किया कि वह एक खतरनाक और अदृश्य जाल में फंस चुका है, जहां पिशाचिनी का आकर्षण और उसकी सुंदरता एक छलावा है। वह अब समझने लगा था कि पिशाचिनी के पास एक गहरा रहस्य है, जो उसकी जीवन की दिशा को बदल सकता है। विवेक के अंदर संघर्ष चल रहा था। उसकी समझ और जिज्ञासा उसे एक ओर खींच रही थी, जबकि उसकी चेतना और आत्मसंरक्षण की प्रवृत्तियां उसे दूसरी ओर उधार कर रही थीं। वह अब यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह पिशाचिनी के अभिशाप से बच सकता है, या क्या वह इस रहस्यमय और खतरनाक यात्रा का हिस्सा बनेगा। गांव वालों की चेतावनी और पिशाचिनी के संकेत दोनों ने मिलकर विवेक को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया। अब उसे यह तय करना था कि वह अपने आकर्षण और मोह से बाहर आकर खुद को इस अभिशाप से बचा पाएगा या नहीं। चांदनी रात का सिलसिला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था और विवेक का मन अत्यंत असमंजस में था। उसने पिशाचिनी के प्रति अपनी गहरी आकर्षण और मोह की भावना को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। यह वह रात थी जब विवेक ने तय कर लिया कि वह पिशाचिनी के साथ पूरी तरह से एकांत में मिलेगा, भले ही वह जानता था कि इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। इस रात की चांदनी और भी चमकदार थी और गांव की शांतिपूर्ण रात में एक रहस्यमय ताजगी थी। विवेक, जिसने अपने पिछले संकोच को पीछे छोड़ दिया था, अब पूरी तरह से पिशाचिनी के आकर्षण के वश में था। उसने अपने आप को पूरी तरह से उसके जाल में समर्पित करने का निर्णय लिया। पिशाचिनी ने उसे पहले ही अपनी ओर खींच रखा था और अब उसने विवेक के सभी भावनात्मक और शारीरिक इच्छाओं का उपयोग किया। पिशाचिनी ने विवेक के पास आते ही उसकी इच्छाओं को जगाने का प्रयास किया। उसने अपनी मोहक आवाज में विवेक को आकर्षित किया और उसके सपनों और इच्छाओं की बात की। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो विवेक को और भी गहरा सम्मोहित कर रही थी। पिशाचिनी के स्पर्श ने विवेक को और भी करीब किया और वह पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। विवेक को महसूस हुआ कि पिशाचिनी उसकी आत्मा और इच्छाओं के हर कोने में झांक रही है। उसकी बातों और स्पर्श ने विवेक को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया और वह अब उसके साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिशाचिनी ने विवेक को जंगल की ओर ले जाने का निमंत्रण दिया, जहां वह उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। विवेक ने बिना किसी सवाल के पिशाचिनी के साथ जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। पिशाचिनी ने उसे एक गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर ले जाने का निर्णय लिया, जहां अभिशाप का असर सबसे अधिक था। जंगल की गहराई और अंधेरे ने विवेक को एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास दिलाया, लेकिन उसकी इच्छाएं और मोह इस डर को हरा रहे थे। जंगल के अंदर पिशाचिनी ने विवेक को एक खूबसूरत लेकिन भयानक स्थान पर ले जाकर उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा दिया। उसने अपनी शक्ति और जादू का पूरा इस्तेमाल किया और विवेक को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से उसके वश में है। पिशाचिनी ने अपने अभिशाप को पूरा करने के लिए तैयार हो चुकी थी और विवेक अब उसके अंतिम शिकार के रूप में तैयार था। पिशाचिनी के जाल में फंसे विवेक ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि उसकी सभी इच्छाएं और भावनाएं उसे एक ऐसे अंत की ओर ले जा रही हैं जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। चांदनी रात की चमक और पिशाचिनी की सुंदरता अब एक दुष्ट अभिशाप का रूप ले चुकी थी और विवेक अब उसकी गिरफ्त में था। विवेक के लिए यह रात निर्णायक साबित हुई।
वह अब यह समझ चुका था कि पिशाचिनी की खूबसूरती और मोहकता केवल एक भ्रामक छलावा थी जो उसे एक खतरनाक और अदृश्य जाल में फंसा रही थी। इस चांदनी रात ने विवेक के जीवन को एक भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया और उसने अब अपने भविष्य की ओर एक असमंजसपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। विवेक की यह अंतिम मुलाकात पिशाचिनी के साथ उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात साबित हुई और उसके लिए अब केवल एक खतरनाक और अनिश्चित भविष्य ही बचा था। चांदनी रात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और विवेक ने पूरी तरह से पिशाचिनी के जाल में खुद को समर्पित कर दिया था। उसकी सुंदरता और मोहकता ने उसे इस रात के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था और उसने पिशाचिनी के साथ अंतरंग होने के लिए कदम बढ़ाया। पिशाचिनी ने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जिसमें वह अब पूरी तरह से बंध चुका था। जंगल की गहराई में पिशाचिनी ने विवेक को एक ऐसे स्थान पर लाया जो अंधेरे और खौफनाक था। यहां चांद की हल्की सी रोशनी भी एक डरावनी छवि बना रही थी। पिशाचिनी ने अपनी चालाकी और आकर्षण का पूरा इस्तेमाल किया और विवेक को इस बिंदु तक पहुंचाया जहां उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस पर था। वह अपने आकर्षण के चरम पर पहुंची और विवेक को अपने जाल में पूरी तरह से उलझा लिया। लेकिन जैसे ही विवेक अपने चरम पर पहुंचा, पिशाचिनी ने अपनी असली भयानक रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उसकी मोहकता और सुंदरता की चमक अचानक गायब हो गई और वह एक खौफनाक राक्षसी में बदल गई। उसकी त्वचा का रंग बदल गया, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके दांत तेज और घातक हो गए। विवेक की आंखों में हैरानी और डर का संकेत साफ दिखाई दे रहा था। विवेक का आकर्षण अब भय और आतंक में बदल चुका था। उसने महसूस किया कि वह पिशाचिनी की असली पहचान को देख चुका है और अब उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। पिशाचिनी ने अपनी दुष्ट शक्तियों का पूरा उपयोग करते हुए विवेक की जीवन शक्ति को चूसना शुरू किया। उसकी दुष्ट हंसी और भयावह रूप ने विवेक को पूरी तरह से पराजित कर दिया। विवेक की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी आंखों से चमक गायब हो गई और उसका शरीर कमजोर और थका हुआ नजर आने लगा। पिशाचिनी ने उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से सोख लिया और विवेक की मृत्यु हो गई। यह एक भयानक और असहनीय मौत थी जिसमें उसने अपने जीवन की सारी ऊर्जा खो दी थी। पिशाचिनी के काम को समाप्त करने के बाद वह एक बार फिर से अपनी सुंदरता में बदल गई। उसकी भयानक छवि फिर से गायब हो गई और वह एक बार फिर से मोहक स्त्री के रूप में लौट आई। उसने विवेक की लाश को जंगल में छोड़ दिया और चांदनी रात की हल्की रोशनी में गायब हो गई। वह अगली रात के लिए तैयार हो गई थी और एक नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। अगली सुबह गांव के लोग जंगल में विवेक की लाश को पाते हैं। वे जानते हैं कि पिशाचिनी ने एक और शिकार किया है और उसका खौफनाक चक्र एक बार फिर से शुरू हो गया है। विवेक की मौत के साथ गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। लोग अब और भी अधिक डरे हुए थे और पिशाचिनी की कहानी एक बार फिर से उनके बीच में चर्चा का विषय बन गई। गांव वालों ने विवेक की लाश को देख लिया और उनका दिल दहशत से भर गया। उन्होंने देखा कि पिशाचिनी का खौफनाक खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। गांव के लोगों ने अब यह समझ लिया था कि पिशाचिनी का यह चक्र अंतहीन है और हर चांदनी रात को वह एक नए शिकार की तलाश में रहती है। विवेक की मौत ने गांव में एक खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। गांव वाले अब इस चक्र से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिशाचिनी की दुष्टता और खूबसूरती का जाल उन्हें हमेशा के लिए डराता रहेगा। विवेक की कहानी ने गांव के लोगों को यह समझा दिया था कि पिशाचिनी की मोहकता केवल एक छलावा है और उसकी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक और अदृश्य अभिशाप छिपा हुआ है। इस प्रकार चांदनी रात की चक्रीय भयावहता के तहत पिशाचिनी का चक्र एक बार फिर से शुरू हो गया और उसके जाल में फंसे शिकार का सिलसिला जारी रहा। विवेक की मौत ने इस भयावह कथा को एक और भयानक अध्याय में बदल दिया और पिशाचिनी के खौफनाक खेल को आगे बढ़ाया। गांव के लोग अब इस अंधेरे और खतरनाक वास्तविकता का सामना कर रहे थे और पिशाचिनी की अगली रात के लिए चुपके से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि अनियंत्रित इच्छाएं और मोहकता किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है। विवेक का पिशाचिनी के प्रति गहरा आकर्षण और मोह इस तथ्य को स्पष्ट करता है
कि जब हम किसी भव्यता या सुंदरता के सामने असहाय हो जाते हैं तो हमें उस आकर्षण की वास्तविकता को समझने में देर हो सकती है। पिशाचिनी का चरित्र एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे बाहरी आकर्षण के पीछे एक गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हो सकता है। उसकी मोहक सुंदरता ने विवेक को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया और उसने अपने आत्मनियंत्रण को खो दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक भयानक और अंधेरी रात का सामना किया जिसने उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया और उसे एक खौफनाक मौत की ओर ले गया।